हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सुपर स्काई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट 11 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। जैसे कि हम 10 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला थोड़ा लंबा रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। और ये 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। ठीक है, तो बगैर देरी किए हुए हम सुपर स्काई क्लासेस की तरफ से आपका ये क्लास कंप्लीट कराते हैं। यूपी होमगार्ड का सिलेबस सारा सारा कंप्लीट कराएंगे। आप यूपी होमगार्ड की तैयारी करते रहिए, सुपर स्काई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त आपकी तैयारी होगी। क्लास के लिए स्किप मत करिएगा प्लीज। तो बगैर देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कहता है, वो कहता है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी दूसरी आपकी जो लास्ट वाली बैठक हुई थी, लास्ट बैठक हुई थी जो, वो हुई थी 24 नवंबर 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ये आपको याद रखना है। लास्ट वाली हुई थी 24 जनवरी 1950 को, पहली हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 26 जनवरी को हमारा क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ये सबको पता है, संविधान लागू। ये सबको पता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, देश आजाद हुआ था। और 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो अंगीकृत हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता थी, किसने की थी? वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसकी अध्यक्षता तो की थी, वो किसने की थी? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये आपको याद रखना है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थायी थे। और यहाँ पूछ रहा है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ये आपको याद रखना है। स्थायी अध्यक्ष थे वो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? यूपी होमगार्ड में बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पॉलिटी के भी क्वेश्चन आएंगे, बेसिक से आएंगे तो आपको अटकाएंगे वो क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है। किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने, सरदार पटेल जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये आपको याद रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को किया था। ये आपको याद रखना। तीसरी बैठक में किया था। पहली हुई थी 9, दूसरी 11, तीसरी 13 दिसंबर को हुआ था। ये आपको याद रखना है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कब प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 13 दिसंबर, 26 नवंबर, 22 जनवरी और 26 जनवरी। देखो उद्देश्य प्रस्ताव जो दिया गया था वो तो 13 दिसंबर को दिया गया था। जो दिया गया था वो 13 दिसंबर को दिया गया था। ओके।
और जो प्रस्तुत स्वीकार किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्तुत हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, उसको स्वीकार किया गया था। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये आपको याद रखना है। या किसके द्वारा तैयार किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर वी.एन. राव, डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो प्रारूप था, प्रारूप वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर वी.एन. राव, के.एन. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये आपको याद रखना है। और संवैधानिक सलाहकार की अध्यक्षता किसने संभाली थी? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, ये आपको याद रखना है। 10, 11, 12, 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ऑप्शन नंबर बी 11 कुल बैठकें हुई थी, ये आपको याद रखना है। पहली और लास्ट बैठक तो आपको याद रखना ही रखना है। पहली और लास्ट बैठक, पहली 9 दिसंबर 1946 और लास्ट 24 जनवरी 1950, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उसको बनाने में कितना समय लगा था, ये इसमें पूछा जा रहा है। 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 3 वर्ष 1 वर्ष 6 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण होने में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कब अंगीकृत किया गया था। 15 अगस्त को तो हमारा देश आजाद हुआ था। 22 जनवरी को हमारा प्रस्ताव जो दिया गया था उसको स्वीकार किया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा लागू हुआ था। तो 22 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगा, ये तो सबको पता होगा मेरा भाई, ये तो सबको पता होगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब अपनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीमियम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक से लग रहे हैं, लेकिन ये बेसिक से क्वेश्चन ही आएंगे, ये आपको याद रखना। बेसिक से क्वेश्चन ही आएंगे उसमें, ये आपको बिल्कुल मान के चलना है और इन पे फोकस करना है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? देखो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया था? जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया कहां से गया था? वो सारनाथ से लिया गया था। तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 के लिए। अशोक स्तंभ जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक, वो कहां से लिया गया था? सारनाथ से। सारनाथ कब हुआ था?
ये आपका 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एन. मुंशी। देखो मेरे भाइयों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है, प्रीमियम क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से सारे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है, बहुत ही अच्छे से समझना है, इसको बार बार लिखना, बार बार समझना है। भारत संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एन. मुंशी। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो संविधान सभा संघ शक्ति के समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो आपके थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आपको बहुत से अच्छे समझ, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाइयों, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। बस आपको पढ़ते रहना है, जुड़े रहना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। आप एक बार क्लास देखो, 2 बार क्लास देखो, 3 बार देखो, 3 बार में याद हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, 3 बार में याद हो जाएगा, ये फिनिश, खत्म मामला। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रक्रिया की नियमित के समिति के अध्यक्ष वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था? जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 में आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहाँ पे आया संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए जाने मत देना, क्वेश्चन के लिए जाने मत देना, क्लास को स्किप मत करना, मैं बता रहा हूँ, स्किप करोगे धोखा उठाओगे। क्लास को स्किप मत करना, क्लास को स्किप मत करना। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार कौन थे वो मैंने आपको बताया था, और यहां मैंने आपको बताया संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया मेरा भाई। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? पहले मैं आपको पढ़ा चुका था कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो मैंने आपको बताया था 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है मेरा भाई। कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ में काटती है एक दूसरे को, ये आपको याद रखना है, वो छत्तीसगढ़ में काटती है एक दूसरे को। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग कितनी है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है मेरा भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग कितनी है? 5500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। देखो भाई, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप बहुत ही बेहतरीन से पढ़ो, उसको एंजॉय करो और क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखो। सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन जो लेके आते हैं बहुत ही अच्छे बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक लेके आते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखो भाई, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जनसंख्या की दृष्टि से। तो पहले तो हमारा दूसरा था, पहले हमारा दूसरा था, लेकिन अब हो गया पहला। जनसंख्या की दृष्टि से पहला हो गया। मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था 2022 के हिसाब से पहले चीन 1 नंबर पे था, अब भारत 1 नंबर पे हो गया जनसंख्या की दृष्टि से। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? जो असम की सीमा है, असम एक राज्य है, असम भारत का एक राज्य है, वो कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? 5, 6, 7, 8। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 राज्यों से। अब वो 7 राज्य हैं कौन कौन से? वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर एक मैं आपको बता दूं, मणिपुर, मणिपुर। नंबर दो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़। नंबर 3 मैं आपको बता दूं, नागालैंड। नंबर 4 मैं आपको बता दूं, मिजोरम, मिजोरम। नंबर 5 त्रिपुरा। नंबर 6 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और नंबर 7 आपका हो जाएगा मणिपुर, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। मेरा भाई यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, ये छत्तीसगढ़ नहीं होगा, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ जो है वो नहीं करती है, वो तो उससे करती है सोनभद्र से। तो यहाँ पे होगा मेघालय, मेघालय, माफी चाहता हूं मेरा भाई, मेघालय। तो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। असम की सीमा कुल कितने राज्यों यानी कि 7 राज्यों से प्रदेशों को जो है सीमा स्पर्श करती है? मैंने लिखवा दिया ये आपके लिए, मैंने आपके लिए लिखवा दिया मेरा भाई, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। राजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप के परिवर्तित नाम क्या हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। राजद्वीप, नीलद्वीप और हैवलॉक द्वीप के परिवर्तित नाम क्या हैं? शहीद स्वराज सुभाष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद स्वराज, गांधी जी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अशोक स्वराज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद स्वराज। राजद्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप, इसके परिवर्तित नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद स्वराज, शहीद और स्वराज। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ आएगा तो उसको देख के घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, उसको पढ़ना है। वो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत ही लंबे पूरे एक पेज पे होते हैं ना क्वेश्चन उतरे हुए, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 27, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक मीन्स अलग होता है?
मलक्का जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, वेरिंग जल डमरू मध्य और होमुर्ग जल डमरू मध्य। तो देखो मैं आपको बता दूं जो भारत जल डमरू मध्य यानी कि भारत की जो जल संधि किस यानी कि भारत श्रीलंका से अलग होता है तो पाक जल संधि से ये 23 मार्च 1976 को अलग हुआ था। ये 23 मार्च 1976 को 23 मार्च 1976 को ये आपको याद रखना है। ये आपको पाक जल संधि जो हुई थी भारत और श्रीलंका के बीच वो 23 मार्च 1976 को हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश की सीमा से जो घिरा हुआ है वो भारत का कौन सा राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। तो मेरा भाई जो राज्य घिरा हुआ है वो त्रिपुरा घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ऐसे यहाँ पे चले जाओगे, ये आपका ऐसे है, ऐसे यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे त्रिपुरा है और ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका बांग्लादेश है। ओके, ये आपका बांग्लादेश तो 3 तरफ से घिरा हुआ है, इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी। ये आपको याद रखना। तो त्रिपुरा ही उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 29, 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है? लक्षद्वीप, मालदीव के बीच, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अंडमान निकोबार, भारत, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षद्वीप, मिनिकॉय। जो 9 डिग्री चैनल है, जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीपों के बीच स्थित है, द्वीपों के बीच स्थित है। ये आपको याद रखना है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीपों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किन के बीच स्थित है? अभी था 9 अब 8, भारत, श्रीलंका, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। यहाँ पे थोड़ा एरर है मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा एरर है। ये मालदीव और मिनिकॉय हो जाएगा, मिनिकॉय। ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय ये हो जाएगा। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है वो है, ये आपको याद रखना है। 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच है? अभी हमने 9 पढ़ा था, 8 पढ़ा था, 10 डिग्री चैनल। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं यहां से करा रहा हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच स्थित है? अंडमान निकोबार, भारत, म्यांमार, लक्षद्वीप, मालदीव, भारत, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। जो 10 डिग्री चैनल है इसको ग्रेट डिग्री चैनल भी बोलते हैं, जो महान चैनल होता है उसको भी बोलते हैं। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। ग्रेट या महान चैनल किसके बीच है? ये भी अंडमान निकोबार। अंडमान जो 10 डिग्री वाला है, 10 डिग्री चैनल, वो अंडमान निकोबार। ग्रेट या महान, उसको ग्रेट या महान भी कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार के बीच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33, पाक स्टेट जल डमरू मध्य किन देशों के बीच है? यानी पाक जल संधि। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट मैंने अभी आपको बताया था। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो पाक स्टेट यानी पाक जल संधि हुई है 23 मार्च 1976 को, वो मैं आपको बता दूं भारत और श्रीलंका के बीच है, वो भारत और श्रीलंका के बीच है। क्वेश्चन नंबर 34, मन्नार की खाड़ी किनके बीच स्थित है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार है का? मन्नार है तमिलनाडु, मन्नार, मन्नार है तमिलनाडु। और तमिलनाडु कहाँ है? तमिलनाडु है भारत में। और भारत किसके बीच है? श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच। ये आपको याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मन्नार की खाड़ी किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है।
कर लो, बात कर लो अपने। कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर टुकड़ों, इतने प्रीमियम क्वेश्चन आपको पेड बैच में मिलेंगे, फ्री बैच में मिलने की उम्मीद ही छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आपको फ्री या फ्री कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं इसका। कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो मेरा भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो कच्छ की खाड़ी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। सॉरी, वो गुजरात राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य गुजरात, वहां स्थित है। खंबात की खाड़ी किन नदियों का मुहाना है? खंबात की खाड़ी किन नदियों का मुहाना है? देखो, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा ताप्ती। खंबात की खाड़ी की नदियों का मुहाना है वो नर्मदा ताप्ती। और इसके बाद प्लस आप लगा लो, माही नदी भी है, माही नदी और साबरमती नदी भी है, साबरमती नदी। ये आपको याद रखना है, खंबात की खाड़ी की नदियों का मुहाना है तो आपका नर्मदा ताप्ती तो वही है, माही नदी, साबरमती भी है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन अगर यहाँ से आपसे यहाँ से नहीं देगा तो यहाँ से भी दे देगा, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37। देखो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसको आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा को किस रेखा से जाना जाता है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खिंची हुई है, एक रेखा, उसको किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, 38वां समांतर रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। अब ये रेड क्लिफ रेखा कब खिंची थी, क्यों खिंची थी, अब मैं आपको बताता हूं। रेड क्लिफ रेखा ये हमारा देश आजाद होने के पश्चात 2 दिन बाद, यानी कि 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची थी, जो कि सर हिरीस रेड क्लिफ नामक एक आए थे, उन्होंने ये रेखा खींची थी, इसलिए उनके नाम से पड़ गया था। रेड क्लिफ ने रेखा खींची थी, इसलिए नाम पड़ गया था। ये आपको याद रखना है। 17 अगस्त 1947 को ये रेखा खींची गई थी। 17 अगस्त क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच वो कब खींची गई थी? तो 17 अगस्त 1947 आपको याद रखना है। देश आजाद होने के 2 दिन बाद वो रेखा खींची गई थी। मैकमोहन रेखा ये चीन और भारत के बीच खींची गई थी। ये 17 अप्रैल 1934 में खींची गई थी। 17 अप्रैल आपको याद रखना है। 17 अप्रैल 1934 में खींची गई थी मैकमोहन रेखा। ये शिमला समझौते के लिए खींची गई थी, जिससे कि भारत और चीन दोनों सहमत थे। इस रेखा खींचने से सारे संतुष्ट थे। ये आपको याद रखना है। मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा ये अफगानिस्तान के साथ, ये अफगानिस्तान के साथ, डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। ये आपको याद रखना है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ, मैकमोहन रेखा चीन के साथ, और रेड क्लिफ रेखा भारत पाक के साथ, और ये चीन भारत के साथ, भारत चीन के साथ। ये आपको याद रखना है। ये आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि डेट यहां से क्वेश्चन में आ चुकी है। कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो खींची थी वो किस डेट को खींची थी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38, भारत चीन की सीमा किस रेखा? भाई अभी मैंने आपको बताया था भारत चीन, ये आप खुद ही लगाओगे, कमेंट में बताओगे। अभी मैंने आपको बताया था भारत चीन सीमा किस रेखा से संबंधित है? रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, 24 डिग्री उत्तरी आकांक्षी। तो अभी आप इसको कमेंट में बताओगे, मैं नहीं बताने वाला भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं बताने वाला, कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन 39 कह रहा है भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है?
10,000 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर, 17,000 किलोमीटर। तो मेरा भाई, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, भारत की कुल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो लगभग 15,106 है। 15,106 है। कहीं 15,115 भी दिया हुआ है। आप कोई सा भी आ जाए, 15,106 या 15,015, आप दोनों में से कोई सा भी एक आ जाए लगा सकते। दोनों साथ नहीं आएंगे, दोनों साथ में नहीं आएंगे क्वेश्चन में। अगर दोनों साथ में आएंगे, सबके नंबर फिक्स है, वो वाला एक नंबर सबका फिक्स है, ये आपको याद रखना है। तो 15,106 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? मेरा भाई ऐसे क्वेश्चन, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया सर, ये तो पढ़ के मजा आ गया। इतने अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ रहे हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? चीन के साथ नहीं करता है, पाकिस्तान के साथ नहीं करता है, नेपाल के साथ नहीं करता, बांग्लादेश के साथ करता है। ये बांग्लादेश के साथ करता है। अब ये कितनी करता है सबसे लंबी स्थलीय? ये 4,096 किलोमीटर करता है। 4,096 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। जो भारत देश है वो बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर सीमा रेखा साझा करता है, ये आपको याद रखना है, स्थलीय सीमा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इतिहास किसे कहा जाता है? इतिहास किसे कहते हैं? तो पहला तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें भविष्य लिखा हुआ है। अगर इसमें भूतकाल होता शायद में कुछ सोचता है इसके बारे में। काल क्रमिक वितरण, काल क्रमिक वितरण, केवल युद्धों का वर्णन, ये भी नहीं है। केवल युद्धों का वर्णन, इसमें बहुत चीजें, केवल युद्धों का वर्णन नहीं है। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल क्रमिक विवरण। काल क्रमिक विवरण। इतिहास किसे कहा जाता है? काल क्रमिक विवरण को इतिहास कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। क्वेश्चन नंबर 42 के पास देखो, यहाँ से लगभग 100 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। अगर आपने वो 100 प्रैक्टिस सेट लगा लिए इधर उधर बगैर जाए, केवल आपने 100 प्रैक्टिस सेट लगाना है, उनको सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है मेरे भाइयों, सारे क्वेश्चनों को अच्छे से समझना है। अगर आपने 100 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, यहाँ से 100 प्रैक्टिस सेट 100% आपने लगा लिए, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से पक्का है। आपका सिलेक्शन यहाँ से पक्का है मेरे भाइयों, कहीं जा नहीं सकता, ये आपको याद रखना है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? थुसिडिडीज, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, फाहान। तो इसका राइट आंसर आएगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता। अब आप इसको याद रख सकते हो हीरो नाम से, हीरो नाम से, इतिहास हीरो, हीरो इतिहास आप याद रख सकते हो। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, महाभारत, पुराण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। राजतरंगिणी इसका राजतरंगिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन इतिहास से संबंधित जो प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सी थी? वो है राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 44, उकेरे हुए चिन्ह वाले प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? उकेरे हुए चिन्ह वाले प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है? दलाई सिक्के, सोने के सिक्के, आहत सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आहत सिक्के। जो उकेरे हुए सिक्के थे, उकेरे हुए चिन्ह वाले सिक्के थे, उनको आहत सिक्के कहा जाता था। आहत सिक्के कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, अभिलेख शास्त्र, नृविज्ञान। तो वो हिस्ट्री है, उसको आप प्यार से पढ़ो, एकदम मजा आएगा। आप उसको प्यार से पढ़ो, दिमाग पे लोड मत लो, प्यार से पढ़ो। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरातत्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में
प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ग्रामर्स और आपका डॉक्टर प्राइमरोज। तो यहाँ पे दिया गया प्रागैतिहासिक, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो प्रासे, प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज, डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख विज्ञान, अभिलेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, इतिहास लेखन। क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। ये याद रखने की जरूरत है। सारे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो लिपि है उनके विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरातत्व, अभिलेख शास्त्र, पुरालिपि विद्या, निर्विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरालिपि विद्या। पुरालिपि विद्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या कहा जाता है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, पुरालिपि विद्या। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध, केवल साहित्यिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध, विदेशी वितरण उपलब्ध। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध हो जाएगा। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए थे, ये आपको याद रखना है। जो प्रागैतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता क्या है? वो लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध नहीं हुए थे, ये आपको याद रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? महर्षि विश्वामित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे क्लास तो खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन। मेरा भाई लास्ट क्वेश्चन नहीं है, आज संडे का दिन है, आज हम सेंचुरी पूरे करेंगे, आज हम सेंचुरी पूरी करेंगे, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इतिहास किसे कहा जाता है? ये मैंने पढ़ा दिया था, ये मैंने पढ़ा दिया था, शायद ये गलती से पढ़ गया। इतिहास किसे कहा जाता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, कालक्रमिक वितरण को पढ़ा दिया था, विवरण को ये मैंने आपको बता दिया था। इतिहास का पिता, ये भी डबल हो गया क्या? यार ये डबल क्वेश्चन पड़ गया इसमें। डबल उसमें पड़ गए होंगे, उसको कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 से चलते हैं। भारत के 28 राज्य जो हैं उनकी राजधानियों के बारे में बात करते हैं। आज हम कैसे आपको सिखाते हैं राजधानियों के बारे में, कभी भूलोगे नहीं। आज हम कैसे आपको सिखाते हैं भारत के राज्यों की राजधानियों के बारे में, कभी भूलोगे नहीं, कभी भूलने देंगे नहीं मेरा भाई। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम, हैदराबाद, अमरावती, काकीनाडा। तो आंध्र प्रदेश की अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। अमरावती आंध्र प्रदेश, आंध्र अमरा। क्वेश्चन नंबर 62, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कोहिमा, ईटानगर, इम्फाल, आइजोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर की। 2 बार 3 बार क्लास को देखोगे, 2 बार 3 बार आप इसको पढ़ोगे, लिखोगे, आप कभी नहीं भूलोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। याद करने का, पढ़ने का केवल एक ही तरीका है, कोई तरीका नहीं है। माँ सरस्वती या तो बैठिए आपके सिर पे, तब तरीका हो सकता, नहीं तो यही तरीका है, यही तरीका है। आप उसको पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, यही तरीका है, आपको याद रखना है। असम की राजधानी दिसपुर, गुवाहाटी, जोरहाट, तेजपुर। तो असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है, दिसपुर असम।
दिसपुर असम की राजधानी है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार की राजधानी क्या है? ये सबको पता होगा, बिहार की राजधानी क्या है? चलो ये नहीं पता होगा तो उत्तर प्रदेश की तो पता होगा ना। उत्तर प्रदेश की कमेंट में बताना सबके सब, उत्तर प्रदेश की कमेंट में बताना सबके सब, बिहार की राजधानी क्या है? गया, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर। तो बिहार की राजधानी मेरे भाई पटना है, पटना बिहार की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की नहीं बताऊंगा, उत्तर प्रदेश की कमेंट में बताना, उत्तर प्रदेश की नहीं बताऊंगा, वो आप कमेंट में बताना। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, जबलपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, ये आपको मैं बता दूं, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? मंडगांव, पणजी, वास्को, बापुसा। तो गोवा की राजधानी जो है पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी है मेरा भाई। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं। इसको ऐसे भी लिख लो, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। इसमें मात्र 2 जिले हैं, मात्र 2 जिले हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी गोवा की राजधानी भी पता चल गई और ये भी पता चल गया गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसमें केवल 2 जिले हैं, ये आपको याद रखना है। गुजरात की राजधानी कौन सी है? सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी क्या? हरियाणा की राजधानी क्या है? रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, हरियाणा पंजाब की एक ही राजधानी है, वो है चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब की, हरियाणा और पंजाब की वो है आपकी चंडीगढ़। हरियाणा प्लस पंजाब की, हरियाणा प्लस पंजाब की है चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? मनाली, धर्मशाला, शिमला, कुल्लू। तो हिमाचल प्रदेश की जो हमारी है वो राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश भारत का एक जो राज्य है उसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। झारखंड की राजधानी कौन सी है? झारखंड की राजधानी कौन सी है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रांची। झारखंड की राजधानी है वो है रांची, रांची झारखंड की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी, देखो राजधानियों से एक क्वेश्चन आएगा, राजधानियों से एक क्वेश्चन जाएगा नहीं, एक क्वेश्चन आएगा तो राजधानी आप रट लो, राजधानी आप रट लो। भारत की राजधानी से आएगा, विश्व की राजधानी से नहीं आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। भारत की राजधानी, भारत में जितने राज्य हैं उनकी राजधानियां जो हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा, वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो आपके क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश ना हो। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? मैसूर, मंगलुरु, बेंगलुरु, हुबलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की जो है वो राजधानी बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 72, केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोची नहीं है, कोझिकोड नहीं है, त्रिशूर नहीं है, राइट आंसर तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी वो है तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 73 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश,
तो मध्य प्रदेश की राजधानी है नंबर सी। रखना, भोपाल आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है। की राजधानी क्या है? यहाँ पे लड़के कंफ्यूज थोड़ा डाउट वो करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं अपने, पुणे या मुंबई में से एक करते हैं। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की राजधानी वो है मुंबई। तो जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी क्या है? कोहिमा, शिलांग। आइजोल तो नहीं है, इम्फाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी है वो इम्फाल हो जाएगी। कोहिमा नागालैंड की है, शिलांग ये मेघालय की है, आइजोल मिजोरम की है, ये आपको याद रखना है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय हो जाएगी शिलांग। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? मिजोरम की, अभी मैंने आपको बताया था, मिजोरम की राजधानी कौन सी है? शिलांग की आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मेरे भाइयों देखो, आप इसको ना बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। आज सोच रहे कि एक बार में मैंने पढ़ा दिया और आपको याद हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको एकदम माइंड एकत्रित करना पड़ेगा, जो कि होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 बार इसको लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, नागालैंड की राजधानी क्या है? अभी मैंने आपको बताया था नागालैंड की राजधानी क्या है। मैं सोच रहा हूँ आप इसको कमेंट में बताओ। मैं सोच रहा हूँ आप इसको कमेंट में बताओ, फटाफट कमेंट करो, इसमें कमेंट में बताओ नागालैंड की राजधानी कौन सी है। नागालैंड की राजधानी दीमापुर, मोकोकचुंग, कोहिमा, इम्फाल। तो इसका कोहिमा, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। कटक, पुरी, आपकी है भुवनेश्वर। चंडीगढ़ राजधानी है, आपको याद रखना है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी नाम से भी जानते हैं। जयपुर, पिंक सिटी, जिसे पिंक सिटी नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी नाम से भी जानते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त है, मैं तो गया था, मजा आ गया। हवाई हवा आती है, कुछ है नहीं उसमें। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? दार्जिलिंग, गंगटोक, नामची, सिलीगुड़ी। नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 82 का। 82 का। तमिलनाडु की राजधानी, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी मदुरई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और चेन्नई। इनके नाम भी बड़ा खतरनाक है भाई। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, तिरुचिरापल्ली नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, ये आपको याद रखना है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना 12। हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? आइजोल, शिलांग, इम्फाल। तो मैं आपको
राजधानी क्या है? अगरतला। ये आइजोल आपको मिजोरम पढ़ा चुका हूँ, शिलांग आपको बचा के अगरतला। अगरतला उत्तर प्रदेश की राजधानी। भाई कमेंट में बताना, मैं बताऊंगा या नहीं, ये मैं बताऊंगा नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की जो राजधानी है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, बहुत ही अच्छा शहर है देहरादून। की राजधानी, तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है दार्जिलिंग, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता। राइट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। अंडमान और निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश आ गए, जो कि केंद्र हमारे जो प्रदेश है उनकी संख्या है 8। तो मैं आपको केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में बताता हूँ। राजधानियों के बारे में बताता हूँ। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 8। 8 संख्या है केंद्र शासित प्रदेशों की। कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, मायाबंदर और डिगलीपुर। देखो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर अगर ये आया, अगर इसका इसमें ये आया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। लेकिन ये सितंबर 2024 से हुई है। सितंबर 2024 से। पहले पोर्ट पर दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राजधानी कौन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर दीव, सिलवासा, दमन, वापी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दमन। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की राजधानी वो जो है वो दमन हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीटी है, दिल्ली की राजधानी क्या है? वो है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? वो है नई दिल्ली। ये सारे केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ा रहा हूं आपको, केंद्र शासित प्रदेश पढ़ा रहा हूं। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। राइट आंसर नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी, यानी गर्मियों की, गर्मियों में इसकी राजधानी कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो जम्मू, श्रीनगर, लेह, कारगिल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर की गर्मियों में हो जाती श्रीनगर। गर्मियों में हो जाती मेरा भाई श्रीनगर। श्रीनगर गर्मियों में हो जाती है और सर्दियों में हो जाती जम्मू। सर्दियों में हो जाती है, सर्दियों में हो जाती जम्मू। सर्दियों में हो जाती जम्मू। जम्मू और कश्मीर शीतकालीन जैसे मैंने आपको बताया था वो आपकी हो जाएगी जम्मू। सर्दियों में हो जाती है आपकी जम्मू और गर्मियों में हो जाती है श्रीनगर। ये आपको याद रखना है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? कारगिल, लेह, श्रीनगर, जम्मू। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये भी सर्दियों में होती है, गर्मियों में चेंज हो जाती है। जो कारगिल है वो सर्दियों के लिए है, वो सर्दियों के लिए है।
सर्दियों में है, सर्दियों में, और लेह गर्मियों में है। ये आपकी गर्मियों में है, ये आपको याद रखना है। कारगिल जो राजधानी हो जाएगी लद्दाख की, वो सर्दियों में हो जाएगी और लेह हो जाएगी गर्मियों में, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 96, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? मिनिकॉय, अगत्ती, कवरत्ती, अमीनी। तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी हो जाएगी कवरत्ती। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97, पुदुचेरी की राजधानी क्या है? तो पुडुचेरी की राजधानी खुद ही पुडुचेरी हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। पुडुचेरी की राजधानी खुद ही पुडुचेरी, और चंडीगढ़ की खुद ही चंडीगढ़ हो जाएगी, और आपकी दिल्ली की नई दिल्ली हो जाएगी। बाकी अंडमान निकोबार की चेंज होगी, मैंने आपको बता दिया। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल कितने, अभी मैंने आपको बताया था केंद्र शासित प्रदेशों की जो मैंने राजधानी आपको कराई थी, इससे पहले बताया था कुल कितने हैं? कुल कितने हैं? 8 हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने सेंचुरी नहीं लगा पाई, लेकिन अगली बार हम सेंचुरी लगाएंगे, अगली बार हम सेंचुरी लगाएंगे। यूपी होमगार्ड का क्लास आपको छोड़ना नहीं, यहाँ से आपको निकलने दूंगा। यहाँ से जिसने भी ज्वाइन किया ना, यहाँ से जिसने भी पूरा क्लास लिया उसका सिलेक्शन होके पक्का रहेगा, ये मैं आपको दावा करता हूँ। तो आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद साथियों, बाय बाय, टाटा।